गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कल क्या डिस्कस किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब अपन चैप्टर डिस्कस करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट पहले अपन डिस्कस करेंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट है सबको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अब पहली बात तो ये, इसका मतलब क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट? ये क्या है विद एडजस्टमेंट? क्या है ये एडजस्टमेंट्स? ये एडजस्टमेंट ये चीज है कि क्या हुआ, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, इसकी जर्नल एंट्री करी, जर्नल से हमने उसकी लेजर पोस्टिंग करी, सारे लेजर अकाउंट के अपन ने बैलेंसेस निकाल लिए, उसके बाद हमने उसका ट्रायल बैलेंस बना लिया। लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे थे, उससे पहले हमें याद आया कि अरे इस चीज की तो अकाउंटिंग ही करना भूल गए। हम इस चीज की क्या हुआ, अकाउंटिंग करना ही भूल गए। तो अब बात आती है कि क्योंकि सारे लेजर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो अब दोबारा तो लेजर अकाउंट ओपन करेंगे नहीं, दोबारा तो लेजर अकाउंट ओपन होंगे नहीं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको किसी चीज की अकाउंटिंग करने की याद आ रही है, आपको याद आ रहा है कि इस चीज का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना भूल गए या ये हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब दोबारा आपके लेजर अकाउंट ओपन नहीं होंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको चीजें याद आ रही हैं कि जिनकी आप अकाउंटिंग करना भूल गए हैं, तो अब डायरेक्टली आप उसका एडजस्टमेंट किसके अंदर कर देंगे, अपने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, और वी कैन से डायरेक्टली अब इसका एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होगा, रादर टू चेंज द टू ओपन लेजर अकाउंट और फिर उसका बैलेंसिंग करो, फिर दोबारा नया ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो ये विद एडजस्टमेंट यही चीज होती है कि ये वो एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये वो चीजें हैं जो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आ रही है कि इनका हम अकाउंटिंग करना भूल चुके हैं, भूल गए, याद नहीं रही, इसका एडजस्टमेंट करना हम भूल गए। तो अब क्योंकि सारे लेजर अकाउंट क्लोज हो गए, तो अब दोबारा उनको तो ओपन करेंगे नहीं। लेकिन अभी तक अपन ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं, हमने अपना ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बनाई है, तो इसलिए अब इनके एडजस्टमेंट डायरेक्टली आप कहाँ कर दोगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में जहाँ पे भी होंगे, डायरेक्टली एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हो जाएगा। राइट, तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं, डेट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो कल मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कल तो अपन ने पढ़ा था अगर इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसको आप कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एंड इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसको आप फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हो, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं शो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वही मैं अब आपको समझा रहा हूँ, ये अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो पहला केस अपन ने, पहली बात तो ये कि हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज होती है, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने गुड्स परचेज करे, उन परचेज गुड्स में से एंड ऑफ द ईयर में जो अनसोल्ड गुड्स रह गए आपके, तो वो आपका, वो अनसोल्ड गुड्स आपका क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, हाउ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आंसर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस का मतलब किस प्राइस में आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक खरीदा था, गुड्स खरीदे थे, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि जिस दिन आप अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, उस दिन अगर ये स्टॉक सेल आउट करोगे तो नेट कितना पैसा आपके हाथ में आएगा, तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है, अब पहली चीज पढ़ी थी, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि एंड ऑफ द ईयर में, जब आपका 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कर लिया, एज वेल एज उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया, एज वेल एज आपने उसको अपनी बुक्स में क्या करा, रिकॉर्ड भी कर लिया। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख की परचेज करी,
पूरे साल भर में आपने 1 लाख की परचेज करी सपोज करो, तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेज करिए 1 लाख की, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री करिए, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। ये आपका परचेज अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो परचेज अकाउंट को क्या करा है? डेबिट किया है, तो ये आपका परचेज अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट कितना? 1 लाख। टू कैश अकाउंट कितना? 1 लाख। अब एंड ऑफ द ईयर में आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा, सपोज करो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया 10,000 रुपीज। तो अब इस क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो गया, हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये जो 1 लाख की परचेज करी थी, इसमें से आपका जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके काय में? क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंट में। वो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक को इस तरीके से, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करा, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, निकल के आया 10,000। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इसको अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक को, तो एंट्री कहलाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया है, तो अपन ने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बनाया है, ये इसको डेबिट किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू परचेज अकाउंट कितना? 10,000। और यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट को क्या करा है? यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका परचेज अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10,000। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब अपन एंड ऑफ द ईयर में सारे लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले इस परचेज अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको क्लोज नहीं करते, उनके बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं आइदर इन ट्रेडिंग और पीएनएल। तो कल बताया था गुड्स से रिलेटेड जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसका रिलेशन किससे? गुड्स से। तो आपकी इस परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 1 लाख डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। तो इसका डेबिट बैलेंस है 90,000, तो इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 90,000। क्या बनेगी ट्रांसफर एंट्री? ट्रांसफर एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 90,000 टू परचेज अकाउंट 90,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, ये जो था ये परचेज आ गई कितनी? 90,000। अब इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, असेट मतलब रियल अकाउंट। तो जो पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं उनको कैसे क्लोज किया जाता है? उनको क्लोज किया जाता है क्या लिखकर? टू बैलेंस कैरेट डाउन या बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखकर। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, रियल अकाउंट है, तो इसको क्लोज करेंगे, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख के इसको क्लोज कर देंगे। अब एक जो क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, ये आपका असेट है, और असेट्स को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो ये जो 10,000 है इसको दिखा देंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10,000। तो क्या देखा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया एज वेल एज वो बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं आ रहा क्लोजिंग स्टॉक, केवल कहां शो कर रहे हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो ये कंसेप्ट था, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट मींस इट इज वैल्यूड एज वेल एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन वो केवल कहां शो होता है? बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी परचेज अकाउंट में हो गया। जब आप अपने परचेज अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो फिर वो जो परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है, जैसे 90,000 है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? एडजस्टेड परचेज कहलाती है। ये क्या कहलाएगी आपकी? ये 90,000 क्या है? इट इज योर एडजस्टेड परचेज, ये आपकी एडजस्टेड परचेज कहलाती है। समझ में आई बात? अब सेकंड क्या पढ़ा था? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मतलब कि एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो हो गया, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक था हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही करना भूल गए, उस क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो कैसे अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अब अकाउंटिंग इस तरीके से होगी,
क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड द 12 months मतलब वैल्यूएशन हो गया, बुक्स में रिकॉर्ड किया नहीं, तो अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सपोज करो वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 1 लाख रुपीस की परचेज करी। कितने की परचेज करी? अपन ने 1 लाख रुपीस की परचेज करी। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो आप अपना परचेज अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, ये परचेज अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो इसकी डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट कितना? 1 लाख। टू कैश अकाउंट कितना? 1 लाख। अब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस बना लिया। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस हमें याद आया कि हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया था जो 10,000 निकला था, जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री पास होगी? एंट्री पास होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन किससे? गुड्स से, और गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसलिए एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो अपन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है? ट्रेडिंग से, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 10,000। और यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो अपन ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? क्लोजिंग स्टॉक से, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10,000। अब इस परचेज अकाउंट को क्लोज करना है। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नेचर है, तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर किए जाते हैं आइदर इन ट्रेडिंग और पीएनएल। और वो नॉमिनल अकाउंट जिनका रिलेशन डायरेक्टली गुड्स से होता है, तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपके परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख, तो इट विल बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 1 लाख। क्या ट्रांसफर एंट्री होगी? एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू परचेज अकाउंट 1 लाख। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू परचेज अकाउंट कितना? 1 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया टू परचेज अकाउंट कितना? 1 लाख। अब आपको इस क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, असेट है मतलब रियल अकाउंट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर में क्लोज होते हैं। क्या लिख के क्लोज किया जाता है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन या टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख के। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसको क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, तो उसको आप दिखाओगे कहाँ पे? बैलेंस शीट की। जो 10,000 रुपीज का बैलेंस है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट का, इसको शो कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कितना? 10,000। तो समझ में क्या बात आई कि अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन था आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसकी इस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में वो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रहा है, और दूसरा कहाँ दिखा रहे हो? बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट होता है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो वो केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होता है। एंड इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसको फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी दिखाते हैं, एज वेल एज वो बैलेंस शीट की असेट साइड में भी शो होता है। तो ये आपका कंसेप्ट है किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो वैसे सिंपल सी चीज याद रखनी है, इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इट विल बी क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट and also shown in asset side of balance sheet. And if closing stock is given inside the trial balance, then it will be shown only on asset side of balance sheet. आप उसको trading account में credit नहीं करेंगे if it is given inside the trial balance. और closing stock का valuation कैसे होता है? Cost price और net realizable value whichever is lower. Clear है closing stock? Now next adjustment is outstanding expenses or expenses due but not paid. Now what is mean by outstanding expenses? Outstanding expenses क्या होते हैं? those expenses which is related to the current year, those expenses which is related to the current year but not paid during the year. ऐसे खर्चे जो करंट ईयर में ड्यू हो चुके हैं बट आपने उनको करंट ईयर में पे नहीं करा, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड कहलाते हैं। तो एक कंसेप्ट समझाया था कल आपको, एक्रूअल कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर
whether paid or not paid is recorded in the books of accounts. तो as per the accrual concept, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर में, ऐसे सारे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, जो करंट ईयर में ड्यू हो चुके हैं बट आपने उनको करंट ईयर में पे नहीं करा, तो 31 मार्च को उन सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. उसके लिए अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि ये एक्सपेंस अभी तो पे नहीं करा बट फ्यूचर में पे करना है, और फ्यूचर में जो अमाउंट पे करना होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है. अब सपोज करो आपका कोई एक्सपेंस है जो करंट ईयर में ड्यू हो चुका था बट आपने उसको करंट ईयर में पे नहीं किया था, तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड होगा. तो रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन कब याद आया? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि ये मेरा खर्चा था, ये मेरा एक्सपेंस है विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, लेकिन मैंने इसको करंट ईयर में पे नहीं करा, तो उसको मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना था. उसकी मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो मैं करना भूल गया. तो करना भूल गया तो अब दोबारा तो वो एक्सपेंस अकाउंट ओपन होगा नहीं क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है. तो अब इसका डायरेक्टली एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करेंगे. कैसे करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे सपोज करो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें सैलरी दे रखी है 22,000 की. तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दे रखी है मतलब ये 22,000 की सैलरी आपने पे कर दी. अब इस ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि सैलरी ऑफ ₹2,000 आर आउटस्टैंडिंग. मतलब 22,000 की सैलरी तो पे हो गई जो बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, इसके सिवा 2,000 की सैलरी और थी विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड थी बट करंट ईयर में पे नहीं हुई थी. तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बुक्स में रिकॉर्ड होगी जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए. तो रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहाँ पे करोगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही करेंगे. तो सैलरी क्या है? सैलरी किसको देते हैं? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं. और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो अपन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लिखेंगे टू सैलरी, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो लिखेंगे टू सैलरी कितना? 22,000, ये जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है. अब कल बताया था ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट हम करंट ईयर का सारा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर से रिलेटेड सारे, वेदर पेड और नॉट पेड. तो 22,000 तो पे हो चुका था और 2,000 भी इसी साल का है जो पे नहीं हुआ था. मतलब इस साल का सैलरी का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 22 + 2. तो यहाँ पे पीएनएल में सैलरी का कितना एक्सपेंस डेबिट होगा? करंट ईयर का सारा. तो करंट ईयर का टोटल कितना है? 24,000 है. तो सैलरी का 24,000 यहाँ पे डेबिट होगा. तो जो रिमेनिंग 2,000 है वो आउटस्टैंडिंग है. तो ये 22 है, 24 है, तो उसको क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की. तो अभी आपकी साल भर की टोटल सैलरी आ गई कितनी? 24,000. और ये पीएनएल बन रहा है एक्रूअल कंसेप्ट पे. एंड अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट करंट ईयर का सारा खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड होता है वेदर पेड और नॉट पेड. तो उसको रिकॉर्ड कर लिया. अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये अभी तो पे नहीं करी बट फ्यूचर में पे करनी है. और फ्यूचर में जो भी अमाउंट आपको पे करना होता है वो आपकी लाइबिलिटी होती है. वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है. तो इसलिए आप इसको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 2,000. आई क्या बात समझ में? तो ये हमारा एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का. और अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती तो यहाँ पे सैलरी आपको 22 की जगह कितने से शो रही होती? 24,000 से शो रही होती. एज वेल एज ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा होता है यहाँ पे कितना? 2,000. तो उस केस में पूरे के पूरे 24,000 एज इट इज यहाँ पे आ जाते. और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको डायरेक्टली आप कहाँ शो कर देते? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो कर देते, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता. समझ में आएगा ये एडजस्टमेंट? तो ये आपका पहला एडजस्टमेंट था. सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं. क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं?
those expenses those expenses which is related to the those expenses which is related to the next accounting year, ऐसे खर्चे जो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट आपने उसको करंट ईयर में ही पे कर दिया, तो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं. those expenses which is related to the नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट आपने उनको करंट ईयर में ही पे कर दिया, तो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएंगे. ये वर्ड याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. अब एग्जाम में ये वर्ड आता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, लगता है कहीं पढ़ा ही नहीं. ये प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, याद रखिएगा इस वर्ड को. और क्या है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. समझ में आ गया व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? दोज एक्सपेंस which is related to the next accounting year but paid in the current accounting year, लेकिन हमने उसको करंट ईयर में ही पे कर दिया, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं. अब बट अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट नेक्स्ट ईयर का कोई भी एक्सपेंस बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन क्योंकि पे कर दिया तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा. अगले साल का कोई खर्चा है जो करंट ईयर में पे कर दिया, तो पे कर दिया तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना. तो आपने एंट्री पास कर दी होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बट अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट अगले साल का कोई खर्चा करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं है. तो अब ये जो करंट ईयर में जो भी एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए नेक्स्ट ईयर के, तो उन सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए जो खर्चे आपने एडवांस में पे कर दिए, उन सारे प्रीपेड एक्सपेंस के लिए आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट. तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? वो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये प्रीपेड एक्सपेंस खर्चे एडवांस में पे कर दिए, अगले साल पे नहीं करने पड़ेंगे, तो ये हमारा सेट हो गया. तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और इस साल आपका एक्सपेंस 12 मंथ से ज्यादा डेबिट हो गया है, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट कर देंगे क्या? क्रेडिट. तो करंट ईयर में जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस आप पे करोगे, उसके लिए आप एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट. अब हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस बन गया. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया, क्या याद आया? कि ये खर्चा था, पर्टिकुलरली एक्सपेंस था जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड था, हमने करंट ईयर में पे कर दिया था. तो इस प्रीपेड एक्सपेंस के लिए हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, जो हम करना भूल गए. अब दोबारा तो मैंने बताया लेजर अकाउंट ओपन होंगे नहीं, तो अब इसका एडजस्टमेंट डायरेक्टली कहां पे करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करोगे. कैसे करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे आपका ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर कह रहा है इंश्योरेंस है कितने का? 2000 रुपीज का इंश्योरेंस है. 2000 का क्या है? इंश्योरेंस है. और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹500. मतलब ये जो 2000 रुपीज का इंश्योरेंस है, आउट ऑफ 2000 500 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. तो 2000 में से 2000 में से 500 का इंश्योरेंस प्रीमियम तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. इट मींस करंट ईयर का कितना एक्सपेंस है? 1500. तो 2000 में से 1500 तो करंट ईयर का है और 500 मेरे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है. अब ये इंश्योरेंस कहां दिखाते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे इस इंश्योरेंस को. मैंने कल बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एक्रूअल कंसेप्ट पे, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल करंट ईयर का ही एक्सपेंस शो होता है, वेदर पेड और नॉट पेड. नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का कोई खर्चा यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं. तो आप ये लिखोगे टू इंश्योरेंस कितना? 2000. आउट ऑफ 2000 500 नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना है? 1500. तो पीएनएल में केवल करंट ईयर का ही आएगा इंश्योरेंस कितना? 1500. तो 2000 में से 1500 ही है करंट ईयर का, तो इसमें से 500 हटाने 2000 में से, तो लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 500. लेस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500. और ये जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए हैं ये आपके एसेट है, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 500. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 500. और अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हो जाती, तो उस केस में यहाँ पे ये 2000 की जगह आपको
1500 से दिख रहा होता, और साथ में ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा होता 500 से। तो अब इसको यहाँ पे लिखते 1500, और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है डायरेक्टली कहाँ जाता, बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाता। तो ये आपका थर्ड एडजस्टमेंट था, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये वर्ड याद रखना, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस होता है। बताइए समझ में आया ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंड ऑफ द ईयर में जितने भी हमारे फिक्स असेट्स होते हैं, उन सारे फिक्स असेट्स पे, उन सारे फिक्स असेट्स पर एंड ऑफ द ईयर में क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और डेप्रिसिएशन लगाने की जर्नल एंट्री क्या पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। अब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि हमारा ये फिक्स असेट था जिस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना था, हम लगाना भूल गए। हम ये एंट्री पास करना भूल गए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। कब याद आ रहा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब मैंने बताया लेजर अकाउंट दोबारा तो ओपन होगा नहीं, तो अब इस डेप्रिसिएशन का डायरेक्टली एडजस्टमेंट किसके अंदर कर देंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए एग्जांपल। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपको मशीनरी दे रखी है 1 लाख रुपीस की, और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, नीचे कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में दे रखी है नीचे, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चीजें हमें याद आ रही हैं जिसकी हम अकाउंटिंग करना भूल गए। तो एडजस्टमेंट में लिखा है मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, हम लगाना भूल गए, तो अब लगा देते हैं। लेकिन डायरेक्टली अब एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे। ये मशीनरी है, मशीनरी एसेट है, तो असेट्स को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाते हैं। कहाँ दिखाई जाती है, बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे मशीनरी कितना 1 लाख, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, लगाना भूल गए, तो अब लगा देते हैं। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है। तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। और ये जो डेप्रिसिएशन लगाया है 10,000 का, ये जो 10,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 10,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 10,000। और अगर ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता, तो उस केस में मशीनरी यहाँ पे 1 लाख की जगह 90,000 से शो हो रही होती, और आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा होता है यहाँ पे कितने से, 10,000 से। तो ये मशीन है वो डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं असेट साइड में मशीनरी 90,000, और ये जो डेप्रिसिएशन है डायरेक्टली कहाँ डेबिट हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता। बताइए समझ में आएगा ये एडजस्टमेंट? अब कल नेक्स्ट लेक्चर में आगे के नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, एक्रूड इनकम, अनर्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कल अपन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आपको पता लग जाए, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।